So, hello students, I am Tripti. Welcome back to your own channel आशीष तिवारी. आज का वीडियो है दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो. आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. ये क्वेश्चंस हमने रैंडमली नहीं पिक किए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं. अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 90 to 80% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा. तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इनफ है. बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको. तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए. वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स. और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर. तो आप सभी चैनल को फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है. और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री है तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़. लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में. प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है. डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो. नोट्स प्राइस भी ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है. और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो. तो चलो शुरू करते हैं दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो तुम्हारे DU SOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे. So now let's start with the question answers. So first question is, how did the relationship between the Mughal court and East India Company change after the establishment of control over Delhi in 1803? ये जो दोनों ही क्वेश्चन हैं इनके आप सेम आंसर लिख सकते हैं थोड़ा सा मोल्ड करके उसको. So the answer is, following the Battle of Delhi in 1803 the East India Company established control over Delhi. Concurrently, जो एक्चुअल पॉलिटिकल पावर थी मुगल पावर की, इट बिगैन टू wane. वाइल जो ब्रिटिशर्स थे उनका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होने लग गया और वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली. ऑल्दो द मुगल एम्परर रिमेन्ड अ titular ruler, effective control and over power shifted to the British. The arrival of the British in Shahjahanabad and the Mughal court brought about significant changes across political, administrative, economic and cultural spheres. Now changes in the relationship between Mughal court and the East India Company. तो क्या क्या चेंजेस थे उनके रिलेशनशिप में? सो फर्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर्स पॉलिटिकल पावर. तो आफ्टर 1803 जो मुगल एम्परर थे उनकी पावर जो थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी थी. नेक्स्ट इज ग्रोइंग रोल ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट. जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपैंड करने लग गया था. तो अ ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज अपॉइंटेड टू द मुगल कोर्ट टू ओवरसी द कंपनीज इंटरेस्ट. His influence over key court decisions steadily increased. Now economic dependence. So the company began paying a pension to the Mughal emperor. This rendered the emperor financially dependent on the British and curtailed his autonomy. Now diminution of royal prestige. तो gradually जो Britishers है they began to curtail the traditional honors and prerogatives of the Mughal emperor. The emperor's prestige was also undermined through changes made to coinage and official documents.
Now, emergence of a crisis of legitimacy regarding power. So, initially, the British utilized the Mughal emperor's name to legitimize their own authority. However, they later began establishing themselves as the supreme power. This further diminished the significance of Mughal authority. Now, changes resulting from the arrival of the British in Shahjahanabad. So, changes in administrative systems. The British implemented new administrative systems in Delhi. Traditional Mughal administration gradually weakened, and the company's bureaucracy began to assert its influence. Now, establishment of military control. So the presence of the British Army, उनकी presence जो थी वो बहुत ज़्यादा increase हो गई थी around Delhi and the Red Fort area. This completely eliminated Mughal military power. तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मुगल powers थी they got completely eliminated and strengthened Britishers' control. Now, social and cultural impact. So, the arrival of British led to the emergence of new lifestyles and Western influences in Shahjahanabad. This impacted the traditional courtly culture. Changes in trade and economy. So, British policies जो थी they affected the status of Delhi's traditional artisans and merchants. कंपनी का जो कंट्रोल था over local economy, it also gradually increased. Then changes in urban structure. So the British constructed new roads, cantonments and administrative buildings in Delhi. This began to alter the city's traditional layout. Now critical analysis of the relationship between the Mughal court and the British. तो जो मुगल कोर्ट थे और ब्रिटिशर्स थे इनके बीच का क्रिटिकल एनालिसिस क्या था? फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ सिंबॉलिक अथॉरिटी. Although the Mughal emperor no longer held real power, he retained cultural and emotional significance among the public. Initially, the British also leveraged this symbolic importance. Then, establishment of British dominance. So, the East India Company gradually established complete control over Delhi and the Mughal court. This strengthened the foundations of British imperialism in India. Now, decline of the traditional elite. So, nobles, scholars, and artists associated with Mughal court began facing economic hardship. Consequently, courtly culture weakened. Now, backdrop to 1857 का backdrop. So, the humiliation of Mughal authority and British interference fueled discontent. This very discontent later manifested in the Indian Rebellion of 1857. So now historical significance. Events following 1803 marked the beginning of a new colonial era in Indian history. Delhi transformed from a center of political power into a symbol of British control. So now conclusion. So in conclusion, British takeover of Delhi in 1803 and brought about a profound shift in the relationship between the Mughal court and the East India Company. जो मुगल एम्परर है they lost all real power and British dominance was established. रैपिड एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज जो है वो भी इमर्ज होने लग गया था. कहाँ पे? शाहजहानाबाद में. ये जो डेवलपमेंट्स थे इनके वजह से दे पेव द वे फॉर द फाइनल कोलैप्स ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द expansion of British imperialism in India. Now, question number 2. So, discuss geographical impact of 1857 revolt on Delhi. 1857 का जो revolt हुआ था उसका geographical impact क्या है? So, answer is the revolt of 1857 was a pivotal event in Indian history that challenged the foundation of British rule. ब्रिटिश रूल की जो भी फाउंडेशन थी उसको चैलेंज किया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिल्ली जो था एपी सेंटर बन गया था यानी मेन सेंटर बन गया था ऑफ दिस अपराइजिंग एज द रेबल्स. जो रेबल्स थे वो ऐसा प्रोक्लेम करते थे कि जो बहादुर शाह जफ़र है एज देयर सिम्बॉलिक एम्परर. Now, however, the British recaptured Delhi in September 1857.
सब्सिक्वेंटली उन्होंने बहुत सारे मेजर चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया था टू द सिटीज़ जोग्राफिकल लेआउट, उसकी जोग्राफिकल लेआउट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सोशल लाइफ के लिए एंड अर्बन लैंडस्केप के लिए। और इन चेंजेस का ऑब्जेक्टिव यही था, वॉज टू कंसोलिडेट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर दिल्ली, ताकि वो ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो ला सके दिल्ली पे, एंड एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर रिबेलियन। Now, first point is impact of the 1857 revolt on Delhi's geographical landscape. So, widespread destruction of the city. So, large parts in Delhi, they were destroyed during the revolt and subsequent crackdown. Numerous houses, markets, historical buildings were damaged, altering the cities. City का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको एकदम ऑल्टर करके रख दिया था इन्होंने, और सारे बहुत बड़े बड़े पार्ट्स जो हैं दिल्ली के उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था इस रिवॉल्ट के टाइम पे। नाउ चेंजेस अराउंड द रेड फोर्ट के अराउंड बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे दे क्लियर्ड द एरिया सराउंडिंग द रेड फोर्ट टू स्टेब्लिश मिलिट्री कंट्रोल, और सेवरल सेक्शंस जो थे फोर्ट के दे वर डिमोलिश्ड, और एंड इट बिगैन टू बी यूज्ड एज अ मिलिट्री कैंटोनमेंट। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, सारे जो भी एरियाज थे रेड फोर्ट के आसपास उन सबको क्लियर किया ताकि वो अपना मिलिट्री कंट्रोल बढ़ा सके। बहुत सारे सेक्शन जो थे फोर्ट के उसको तोड़ दिया था इन्होंने, एंड नाउ उसी चीज़ को ये उसी जगह को ये मिलिट्री कैंटोनमेंट की तरह यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो फॉलोइंग द रिबेलियन अ लार्ज नंबर ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी। जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी इन पर्टिकुलर दे वर व्यूड विद सस्पिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड। नाउ क्रिएशन ऑफ न्यू मिलिट्री जोन्स। तो नए नए मिलिट्री जोन्स का क्रिएशन होना स्टार्ट हुआ था। फॉर सिक्योरिटी रीजन्स द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड न्यू कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री रूट्स इन दिल्ली। इस चीज़ ने दे शिफ्टेड द सिटीज जोग्राफिकल लेआउट टुवर्ड्स अ मोर मिलिट्री सेंट्रिक स्ट्रक्चर। नाउ डिक्लाइन ऑफ ओल्ड नेबरहुड्स। तो मैनी ट्रेडिशनल नेबरहुड्स एंड मार्केट्स वर डिस्ट्रॉयड, जिसके वजह से क्या हुआ था, इट वीकेंड द ओल्ड सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ शाहजहानाबाद। नाउ सेकेंड पॉइंट इज चेंजेस इन द सिटी लाइफ आफ्टर द ब्रिटिश रीऑक्यूपेशन के बाद जो चेंजेस हुए थे उसके बारे में। फर्स्ट वॉज शिफ्ट इन स्कूल लाइफ। तो दिल्ली का जो स्कूल लाइफ है इट अंडरवेंट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द रिबेलियन। जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, पोइट्स, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस देखे। नाउ इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड द इकोनॉमी। तो दिल्ली का जो ट्रेडिशनल ट्रेड है और हैंडीक्राफ्ट्स है इट सफर्ड इमेंस लॉसेस। ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी इट वीकेंड द पोजीशन ऑफ अ लोकल मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस। नाउ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सो जो ब्रिटिशर्स थे दे इम्प्लीमेंटेड अ stringent administrative system in Delhi. Surveillance over the city was intensified. जो सर्विलियंस था बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है, और ऐसे एफर्ट्स बनते टू मेड टू सप्रेस एनी फॉर्म ऑफ डिसेंट। नाउ डी, सो चेंजेस इन द कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे गए, जैसे विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल कोर्ट दिल्ली का जो कोर्टली कल्चर है इट ऑल्सो वेन्ड। दिस हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन उर्दू लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट। नाउ इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कॉलोनियल ऑर्डर। तो जो ब्रिटिश है इट रीऑर्गेनाइज्ड दिल्ली टू सूट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। वेस्टर्न स्टाइल की बिल्डिंग्स बनी, रोड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ये सारे डेवलप हुए थे विद इन द सिटी। नाउ क्रिटिकल एनालिसिस। सो फर्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ कॉलोनियल पावर। तो जो ब्रिटिश थे दे डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर पावर एंड कंट्रोल थ्रू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी। दिल्ली वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल रूल। नाउ डिक्लाइन ऑफ मुगल लेगेसी। तो जो मुगल एम्पायर है इट केम टू अ फाइनल एंड आफ्टर 1857। इसके वजह से जो दिल्ली का
ट्रेडिशनल बेसिकली पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी होती है वही पूरी डिक्लाइन हो गई थी. नाउ परमानेंट चेंजेस इन अर्बन स्ट्रक्चर, जो चेंजेस इम्प्लीमेंट किए थे ब्रिटिशर्स ने, इट ऑल्टर्ड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिल्लीज अर्बन डेवलपमेंट. The city was reorganized to meet new military and administrative requirements. Now public discontent, तो डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ग्रीव होने लग गया था पब्लिक के बीच में. ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट, यही सारे मेजर रीजन्स थे उनके. एंड इट स्ट्रेंथेंड द सेंटिमेंट ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. देन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था? तो जो जो चेंजेस हुए थे दिल्ली में आफ्टर 1857, दे आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स ऑफ colonial urbanization or transfer of power in the Indian history. Conclusion. So in conclusion, 1857 revolt and the subsequent British recapture of Delhi, it brought about profound changes in the city's geographical layout, social life and cultural environment. जो ब्रिटिशर्स थे दे रीऑर्गेनाइज्ड दिल्ली फ्रॉम मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड अटेम्प्टेड टू अंडरमाइन द मुगल लेगेसी. ये जो चेंजेस है दे अशर्ड इन अ न्यू कॉलोनियल एरा इन दिल्लीज हिस्ट्री. और इसका जो इम्पैक्ट था इट लिटरली केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम. इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिनों तक था. नाउ क्वेश्चन 3 इज़ वुड इट बी अप्रोप्रिएट टू से, क्या ये सही होगा कहना कि जो कंस्ट्रक्शन था न्यू दिल्ली का इट वाज इंस्पायर्ड बाय एन इम्पेरियल विजन. और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है इट इज़ डू यू अग्री दैट दिल्लीज कॉलोनियल टाउन प्लानिंग या फिर सेग्रीगेटेड क्लीन एंड अनक्लीन एरिया इट वाज बेस्ड ऑन रेस. तो लेट्स डिस्कस इट्स आंसर. So the reconstruction of Delhi during British rule was not merely an administrative necessity, it was also a means to showcase colonial authority and imperial power. तो जो रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा था दिल्ली के अंदर ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में, तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी नहीं थी एक, बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे ये अपनी कॉलोनियल अथॉरिटी और इम्पेरियल पावर को भी शोकेस करना चाहते थे. फॉलोइंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911, जो ब्रिटिशर्स थे दे डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली एंड planned the construction of New Delhi. The creation of New Delhi was based on concepts of modern colonial town planning, imperial grandeur and racial segregation. तो ये तीनों मेजर चीजें थी जैसे कि colonial town planning, imperial grandeur and racial segregation. Then the British developed the city in such a way that it would serve as a symbol of their power, superiority and the administrative control. Now in main body, the first point is the construction of New Delhi and the imperial vision. So display of British power. So New Delhi was constructed with the aim of showcasing British political power and imperial grandeur. Efforts were made to demonstrate the superiority of the Britishers through imposing buildings and wide avenues. तो न्यू दिल्ली जो था इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द एम ऑफ कि वो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल पावर है उसको शो कर सके. उनका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एम नहीं था बल्कि ये भी था कि अपनी पावर को शो कर सके वो, ठीक है, और अपनी सुपीरियरिटी को दिखा सके. Next is political significance of shifting the capital. So moving the capital from Calcutta to Delhi in 1911 was not merely an administrative decision. By associating Delhi with the capitals of historic empires, जो Britishers थे they sought to establish themselves as the legitimate rulers of India. ठीक है, तो जो कैलकाटा से दिल्ली को जो कैपिटल बनाया गया था 1911 में, तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था बल्कि ये किससे एसोसिएटेड था. इसमें बेसिकली ब्रिटिशर्स का मेन एम ये था कि वो अपने आप को एक लेजिटिमेट यानी जायज़ रूलर्स ऑफ इंडिया की तरह शोकेस कर सके. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर एंड अर्बन लेआउट. द प्लान फॉर न्यू दिल्ली वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर. Grand government buildings, broad roads, open spaces served as symbols of imperial power.
नाउ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है इट वॉज डेवलप्ड सेपरेटली फ्रॉम शाहजहानाबाद। इसके कारण जो ब्रिटिश है दे अटेम्प्टेड टू डिस्टिंग्विश देयर मॉडर्न एंड सिविलाइज्ड इमेज फ्रॉम द ओल्डर इंडियन सेटलमेंट्स। ई इज सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो जो न्यू दिल्ली है इट वाज डिजाइंड टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जो लेआउट था गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, मिलिट्री जोन्स का, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पेरियल रूल को, इसका डिज़ाइन वगैरह सब उसी बेसिस पे था। नाउ कॉलोनियल टाउन प्लानिंग एंड रेशियल सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन ऑफ क्लीन एंड अनक्लीन एरियाज, जो ब्रिटिशर्स थे दे प्लान्ड न्यू दिल्ली एज क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, डेवलप्ड एज एन एरी एंड स्पेशियस एरिया, whereas जो ओल्ड दिल्ली था इट वॉज viewed एज अ congested and unsanitary zone. दिस डिविजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेशियल एटीट्यूड्स। तो देखते हैं जो न्यू दिल्ली था इट वॉज प्रॉपरली क्लीन्ड, ठीक है, डेवलप्ड, बट जो पुरानी दिल्ली यानी ओल्ड दिल्ली जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत बेसिकली सफोकेटेड और अनसैनिटरी जोन था, वो कंजेस्टेड एरिया था। तो दिस डिविजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेशियल एटीट्यूड्स। नाउ सेग्रीगेशन ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन सेटलमेंट्स, तो एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल एरियाज जो थे उनको क्रिएट किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स और यूरोपियंस के लिए। इंडियन सेटलमेंट्स जो थे दे वर लोकेटेड इन सेपरेट एरियाज विद रिलेटिवली फ्यू एमिनिटीज़। नाउ कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो जो कॉलोनियल रूल है इट अंडरटुक टाउन प्लानिंग इन द नेम ऑफ सैनिटेशन, बट इसका जो ऑब्जेक्टिव था इट वाज आल्सो टू कीप जो इंडियन और यूरोपियन पॉपुलेशन है उसको अपार्ट रखने का। ये रिफ्लेक्ट करता है अ सेंस ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी। नाउ वाइडनिंग सोशल इनइक्वालिटी, तो कॉलोनियल टाउन प्लानिंग के वजह से इन्होंने एक्सरबेट यानी बढ़ा दिया था सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को। न्यू दिल्ली जो था इट वाज इक्विप्ड विद मॉडर्न एमेनिटीज़, वाइल जो ओल्ड दिल्ली था इट बिकेम निग्लेक्टेड। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल डिस्टेंस, so a clear and administrative cultural divide was created between New Delhi and Old Delhi. This increased the alienation yani feeling of separation. Now between rulers and the Indian public. Then critical analysis, तो सिंबल ऑफ इम्पेरियलिज्म सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्शन है न्यू दिल्ली का इट सिम्बलाइज्ड द पावर एंड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। इसके साथ ही साथ थ्रू इट जो ब्रिटिश है दे एस्टेब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एज वेल। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल सेग्रीगेशन जो था इट इज़ ऑल्सो क्लियरली एविडेंट इन द टाउन प्लानिंग, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक डेवलप्ड सिटी स्ट्रक्चर को बनाया था बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ देमसेल्व्स एज civilized and Indians as backward. Now impact of modern urban development. So although the construction of New Delhi brought modern roads, administrative buildings and planned development, but जो primary beneficiaries थे they were the colonial rulers only. Next is neglect of old Delhi. Insufficient importance given to the old Delhi and इसके वजह से क्या हुआ था, उसकी जो historic कंडीशन थी और कल्चरल एरियाज थे वो सब डिटेरियोरेट हो रही थी। नाउ कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो जो कॉलोनियल टाउन प्लानिंग है इट कैन स्टिल बी सीन इन दिल्लीज अर्बन स्ट्रक्चर टुडे। जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली इट रिफ्लेक्ट्स इट्स हिस्टोरिकल लेगेसी। नाउ कंक्लूजन, So, in conclusion, it is fair to say that construction of New Delhi was driven by imperial vision. Britishers ने develop किया था it as a symbol of their power, superiority and administrative control. Racial segregation also took place and social inequality was also clearly evident in colonial town planning. उन्होंने न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली के बीच में एक segregation किया था, distinction किया था, which serves as a significant example of British imperialism and colonial mindset. Next is question 4.
Discuss the ideological and structural basis of the new imperial capital city constructed between 1915 and 1933. So, introduction. So, Delhi was developed as a new imperial capital during British rule. New Delhi was constructed between 1915 and 1933 following the announcement at the 1911 Delhi Darbar to shift the capital from Calcutta to Delhi. ये जो नया कैपिटल था, it was built not merely for administrative purpose but to showcase their own power, अपनी superiority को दिखाना, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को दिखाना, अपनी लेजिटिमेसी को दिखाना, ये सारा मेन एम था उनका. द ब्लेंड ऑफ इम्पेरियल आइडियोलॉजी, कॉलोनियल सुपीरियोरिटी एंड इंडियन ट्रेडिशन इज विजिबल इन द आर्किटेक्चर एंड द टाउन प्लानिंग ऑफ न्यू दिल्ली. इस पीरियड के अंडर में दिल्ली जो है इट बिकम अ मेजर सेंटर फॉर इम्पेरियल आर्किटेक्चर एंड कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट. So, in main body, first is ideological basis of the new imperial capital. So, first point is display of imperial power. So, New Delhi was constructed with the aim of showcasing the power and grandeur of the British Empire. British जो है they sought to demonstrate their superiority through massive buildings and wide avenues. Next is quest for historical legitimacy. तो जो ब्रिटिशर्स थे दे व्यूड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट एंड मिडीवल एम्पायर्स. Therefore, by establishing Delhi as the capital, they sought to present themselves as the legitimate rulers of India. Now, symbol of colonial modernity. So, New Delhi was developed as a modern and planned city. It was regarded as a symbol of the administrative competence and modernity of British rule. नेक्स्ट इज ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न स्टाइल. तो क्या हुआ था, एक फ्यूजन हुआ था यानी मिक्स हुआ था ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन एलिमेंट्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली. थ्रू दिस जो ब्रिटिशर्स है दे सॉट टू एनहांस देयर एक्सेप्टेंस एंड इन्फ्लुएंस विद इन द इंडियन सोसाइटी. नाउ रेशियल एंड सोशल सेग्रीगेशन. तो जो न्यू कैपिटल है इट वॉज प्लान्ड इन सच अ वे टू मेंटेन अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन British officials and the Indian populace. This reinforced the sense of colonial superiority. Now, legal and formal basis of the new capital. तो क्या हुआ था, announcement of the capital's relocation. At the Delhi Darbar of 1911 जो British monarch थे George V announced the transfer of the capital from Calcutta to Delhi. इसके वजह से ऑफिशियल लेजिटिमेसी मिल गई थी टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कैपिटल. नाउ लैंड एक्विजिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. तो जो लैंड है फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस एंड एरियाज दे वर एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली. दिस प्रोसेस वॉज एग्जीक्यूटिव थ्रू colonial laws and administrative powers. Now, formal town planning and framework. तो special plans and administrative committees were established for the construction of the new capital. इसके वजह से लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन मिला था फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क. नाउ डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है जैसे कि सेक्रेटरीट, द पार्लियामेंट हाउस एंड द वाइसरॉयज हाउस दे वर एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली. This made the control of the British rule more organized. Now, stability of colonial rule. तो जो न्यू कैपिटल का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड स्टेबल. देयरफॉर इट इज़ डेवलप्ड एज द हब ऑफ इम्पेरियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो नाउ थर्ड पॉइंट, द राइज ऑफ इम्पेरियल आर्किटेक्चर इन दिल्ली. कैसे राइज हुआ था उसका. तो फर्स्ट पॉइंट ए इज ग्रैंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन. तो जो कंस्ट्रक्शन था ऑफ राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, द सेक्रेटरीट बिल्डिंग स्टैंड्स एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियल आर्किटेक्चर. ये जो बिल्डिंग्स है द सिम्बलाइज किसकी पावर, ब्रिटिश एम्पायर की. नाउ रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स. तो एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर prepared the plan for New Delhi and designed its buildings. They incorporated Indian elements into the European architectural style.
नाउ वाइड रोड्स एंड ओपन टाउन प्लानिंग। तो न्यू दिल्ली जो था इट वाज डेवलप्ड विद वाइड रोड्स, ट्रीज एंड ओपन स्पेसेस, जिसके वजह से सिटी को बहुत ग्रैंड और ऑर्गेनाइज्ड अपीयरेंस मिला। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। तो जो इंडियन आर्किटेक्चरल फीचर्स है जैसे कि डोम्स, छत्रीज यानी कैनोपीज, देन जेल, दे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल्डिंग्स। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू गिव कॉलोनियल आर्किटेक्चर को एक इंडियन कैरेक्टर देने के लिए। बेसिकली फ्यूजन हो रहा है इंडियन का और ब्रिटिशर्स का। देन क्रिएशन ऑफ कॉलोनियल आइडेंटिटी। So the architecture of New Delhi was not merely about constructing buildings, it was also a medium to establish the political and cultural identity of the British Empire. तो जो न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर था वो सिर्फ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का मेयर एम नहीं था उनका, इट वाज ऑल्सो वो एक मीडियम था पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को फ्रेम करने का। कंक्लूजन इज, तो जो न्यू इम्पेरियल कैपिटल है बिल्ट बिटवीन 1915 एंड 1933, इट वाज एन आइडियोलॉजिकल एंड फॉर्मल प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं था बल्कि प्रोजेक्शन ऑफ ब्रिटिश पावर, लेजिटिमेसी, कॉलोनियल सुपीरियॉरिटी और सुप्रीमेसी, and a blend of imperial grandeur, modernity and Indian elements is evident in New Delhi's architecture and town planning. एक blend यानी कि एक mix of modernity और Indian elements जो है वो उसका एक blend देखने को मिला। Thus during the colonial period जो दिल्ली है it emerged as a significant center of imperial architecture and imperial authority. Now question 5. The meanings of independence and partition differed for the residents of Delhi. जो इंडिपेंडेंस है और पार्टीशन का जो मीनिंग है बेसिकली वो डिफर करता है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ न्यू दिल्ली। एक्सप्लेन। So India's independence and the partition of the country in 1947, they were among the most significant and emotionally charged events in Indian history. While independence offered the scope of liberation from colonial rule and the building of a new nation, partition जो है simultaneously gave rise to violence, displacement और social disintegration को। तो इधर बोला जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंस है उसने ऑफर किया था होप, लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल एंड द बिल्डिंग ऑफ अ न्यू नेशन, और उसी जगह पे साथ में अगर हम पार्टीशन को देखें तो इसके वजह से वॉयलेंस, डिस्प्लेसमेंट, एट्रोसिटीज, सोशल डिसइंटीग्रेशन ये सब चीज़ें हुई थी। द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू इवेंट्स ये बहुत ज़्यादा ही प्रोफाउंड थे, पर्टिकुलरली इन सिटी लाइक दिल्ली। जो मीनिंग है इंडिपेंडेंस का और पार्टीशन का इट वेराइड अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज, सोशल क्लासेस एंड इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लिए इट सिग्निफाइड सेलिब्रेशन एंड अ फ्रेश स्टार्ट, while for others it means anguish, insecurity and the pain of separation from home and family. Now main body. So under main body first point is diverse meaning of independence, जिसके अंदर ए पार्ट है हमारा लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो फॉर मैनी इंडिपेंडेंस मेंट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बहुत लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब क्या बन गया था? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और एक सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। नाउ सेकेंड इज राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस। तो फॉलोइंग इंडिपेंडेंस जो लोग थे दे होप्ड फॉर इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था और सिविल राइट्स थे दे ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़। नाउ स्पिरिट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इंडिपेंडेंस जो था इट बेसिकली स्ट्रेंथेंड द स्पिरिट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू नेशन अमंग इंडियंस। दिल्ली जो थी इट इमर्ज्ड एज अ की सेंटर फॉर नेशनल पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर रिफ्यूजीज।
For those who migrated from Pakistan to Delhi due to partition, independence जो है it also offered an opportunity for a new life and rehabilitation. इसके वजह से एक नया सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है वो स्टेब्लिश किया गया था. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ लिमिटेड बेनिफिट्स. तो सम पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन फेल्ट कि ओनली पॉलिटिकल पावर है वही बदली है, वाइल देयर इकोनॉमिक और जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है. कंसिक्वेंटली फॉर देम जो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस है इट रिमेन्ड इनकम्प्लीट. नाउ सेकेंड इज डाइवर्स मीनिंग ऑफ पार्टीशन. पहले हमने इंडिपेंडेंस का पढ़ लिया, अब हम पार्टीशन का पढ़ेंगे. तो वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड फियर. तो पार्टीशन के टाइम पे हो क्या रहा था, बेसिकली कम्युनल वायलेंस इरप्ट हुए थे बहुत सारे रीजन में जैसे कि दिल्ली. देन ड्यूरिंग पार्टीशन फॉर द पीपल पार्टीशन केम टू सिग्निफाई फियर एंड इनसिक्योरिटी एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, बहुत सारे लोग सेपरेट हो गए थे अपनी खुद की फैमिली से. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन. तो मिलियंस वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स. लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज जो थे वो दिल्ली में अराइव किए थे और बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज जो थी दे वर कंपेल्ड टू लीव द सिटी. देन ब्रेक डाउन ऑफ सोशल टाइज. तो ये जो पार्टीशन है इट सिवियर्ड लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल बॉन्ड्स. जो डिस्ट्रेस और टेंशन है इट ऑल्सो एस्केलेटेड बिटवीन द नेबरिंग कम्युनिटीज़. देन कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो दिल्ली है इट अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज मतलब बहुत बड़ा चेंज इन इट्स डेमोग्राफिक एंड कल्चरल कॉम्पोजिशन. एक न्यू रिफ्यूजी कम्युनिटी जो थी दे इन्फ्लुएंस द सिटी की लैंग्वेज, ट्रेड एंड लाइफस्टाइल. नाउ मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा. तो जो पार्टीशन था इट वाज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल इवेंट, इट ऑल्सो कॉज्ड डीप मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा. मेमोरीज जो थी इसकी इट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑन दिल्ली. तो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिफ्यूजी सेटलमेंट्स. तो द अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन दिल्ली इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज एंड सेटलमेंट्स, जिसके वजह से जो सिटी की जोग्राफिकल लेआउट है वो ऑल्टर हुई. देन चेंजेस इन रिलीजियस डेमोग्राफिक्स. तो अ मेजर शिफ्ट अकर्ड इन दिल्लीज रिलीजियस कॉम्पोजिशन फॉलोइंग द पार्टीशन. अ पोर्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान और जो हिंदू और सिख रिफ्यूजीज थे दे अराइव्ड फ्रॉम पंजाब. नेक्स्ट इज चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो जो न्यू रिफ्यूजीज थे दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. इसकी वजह से दिस ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ दिल्लीज इकोनॉमी एंड मार्केट्स. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. तो जो गवर्नमेंट है इट फेस्ड द इमेंस चैलेंज ऑफ रिहेबिलिटेटिंग, सिक्योरिंग एंड हाउसिंग द रिफ्यूजीज. दिस प्लेस्ड अ स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. तो जो इंडिपेंडेंस और पार्टीशन है इट स्टेब्लिश्ड दिल्ली So first point is display of imperial power. So New Delhi was constructed with the aim of showcasing the power and grandeur of the British Empire. British जो है they sought to demonstrate their superiority through massive buildings and wide avenues. Next is quest for historical legitimacy. तो जो Britishers थे they viewed Delhi as the capital of ancient and medieval empires. Therefore, by establishing Delhi as the capital, they sought to present themselves as the legitimate rulers of India. Now, symbol of colonial modernity. So, New Delhi was developed as a modern and planned city. It was regarded as a symbol of the administrative competence and modernity of British rule. नेक्स्ट इज ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न स्टाइल. तो क्या हुआ था, एक फ्यूजन हुआ था यानी मिक्स हुआ था ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन एलिमेंट्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली. थ्रू दिस जो ब्रिटिशर्स है दे सॉट टू एनहांस देयर एक्सेप्टेंस एंड इन्फ्लुएंस विद इन द इंडियन सोसाइटी.
नाउ रेशियल एंड सोशल सेग्रीगेशन, तो जो न्यू कैपिटल है इट वाज प्लान्ड इन सच अ वे टू मेंटेन अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द इंडियन पॉपुलेस. दिस reinforced the sense of colonial superiority. Now legal and formal basis of the new capital. तो क्या हुआ था? अनाउंसमेंट ऑफ द कैपिटल्स रीलोकेशन. एट द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 जो ब्रिटिश मोनार्क थे जॉर्ज वी अनाउंस्ड द ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. इसके वजह से ऑफिशियल लेजिटिमेसी मिल गई थी टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कैपिटल. नाउ लैंड एक्विजिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो जो लैंड है फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस एंड एरियाज दे वर एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली. दिस प्रोसेस वॉज एग्जीक्यूटिव थ्रू colonial laws and administrative powers. Now formal town planning and framework, तो special plans and administrative committees were established for the construction of the new capital. इसके वजह से लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन मिला था फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क. नाउ डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है जैसे कि सेक्रेटरीट, द पार्लियामेंट हाउस एंड द वाइसरॉयज हाउस दे वर एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली. दिस मेड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल मोर ऑर्गेनाइज्ड. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कॉलोनियल रूल, तो जो न्यू कैपिटल का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड स्टेबल. देयरफॉर इट इज़ डेवलप्ड एज द हब ऑफ इम्पेरियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो नाउ थर्ड पॉइंट, द राइज ऑफ इम्पेरियल आर्किटेक्चर इन दिल्ली. कैसे राइज हुआ था उसका? तो फर्स्ट पॉइंट ए इज ग्रैंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन. तो जो कंस्ट्रक्शन था ऑफ राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, द सेक्रेटरीट बिल्डिंग स्टैंड्स एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियल आर्किटेक्चर. ये जो बिल्डिंग्स है दिस सिम्बलाइज किसकी पावर? ब्रिटिश एम्पायर की. नाउ रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स, तो एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर prepared the plan for New Delhi and designed its buildings. They incorporated Indian elements into the European architectural style. Now wide roads and open town planning. तो न्यू दिल्ली जो था it was developed with wide roads, trees and open spaces, जिसके वजह से सिटी को बहुत ग्रैंड और ऑर्गेनाइज्ड अपीयरेंस मिला. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स. तो जो इंडियन आर्किटेक्चरल फीचर्स है जैसे कि डोम्स, छतरीज यानी कैनोपीज, देन जेल, दे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल्डिंग्स. दिस वाज एन अटेम्प्ट टू गिव कॉलोनियल आर्किटेक्चर को एक इंडियन कैरेक्टर देने के लिए. बेसिकली फ्यूजन हो रहा है इंडियन का और ब्रिटिशर्स का. देन क्रिएशन ऑफ कॉलोनियल आइडेंटिटी. So the architecture of New Delhi was not merely about constructing buildings, it was also a medium to establish the political and cultural identity of the British Empire. तो जो न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर था वो सिर्फ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का मेयर एम नहीं था उनका, इट वाज ऑल्सो वो एक मीडियम था पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को फ्रेम करने का. कंक्लूजन इज़, तो जो न्यू इम्पेरियल कैपिटल है बिल्ट बिटवीन 1915 एंड 1933, इट वाज एन आइडियोलॉजिकल एंड फॉर्मल प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं था बल्कि प्रोजेक्शन ऑफ ब्रिटिश पावर, लेजिटिमेसी, कॉलोनियल सुपीरियॉरिटी और सुप्रीमेसी, and a blend of imperial grandeur, modernity and Indian elements is evident in New Delhi's architecture and town planning. एक blend यानी कि एक mix of modernity और Indian elements जो है वो उसका एक blend देखने को मिला. Thus during the colonial period जो दिल्ली है it emerged as a significant center of imperial architecture and imperial authority. Now question 5. The meanings of independence and partition differed for the residents of Delhi. जो इंडिपेंडेंस है और पार्टीशन का जो मीनिंग है बेसिकली वो डिफ़र करता है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ न्यू दिल्ली. एक्सप्लेन.
So India's independence and the partition of the country in 1947, they were among the most significant and emotionally charged events in Indian history. While independence offered the scope of liberation from colonial rule and the building of a new nation, partition जो है simultaneously gave rise to violence, displacement और social disintegration को. तो इधर बोला जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंस है उसने ऑफर किया था होप, लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल एंड द बिल्डिंग ऑफ अ न्यू नेशन. और उसी जगह पे साथ में अगर हम पार्टीशन को देखें तो इसके वजह से वॉयलेंस, डिस्प्लेसमेंट, एट्रोसिटीज, सोशल डिसइंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें हुई थी. द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू इवेंट्स ये बहुत ज़्यादा ही प्रोफाउंड थे, पर्टिकुलरली इन सिटी लाइक दिल्ली. जो मीनिंग है इंडिपेंडेंस का और पार्टीशन का, इट वेराइड अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज, सोशल क्लासेस एंड इंडिविजुअल्स. कुछ लोगों के लिए इट सिग्निफाइड सेलिब्रेशन एंड अ फ्रेश स्टार्ट, while for others it means anguish, insecurity and the pain of separation from home and family. Now main body. So under main body, first point is diverse meaning of independence, जिसके अंदर ए पार्ट है हमारा लिबरेशन फ्रॉम colonial rule. So for many, independence meant freedom from British rule and the right to self-determination. It became a symbol of national pride and self-respect. तो बहुत लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब क्या बन गया था? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और एक सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. नाउ सेकेंड इज राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस. तो फॉलोइंग इंडिपेंडेंस जो लोग थे दे होप्ड फॉर इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस. जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था और सिविल राइट्स थे, दे ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज. नाउ स्पिरिट ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो इंडिपेंडेंस जो था इट बेसिकली स्ट्रेंथेंड द स्पिरिट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू नेशन अमंग इंडियंस. दिल्ली जो थी इट इमर्ज्ड एज अ की सेंटर फॉर नेशनल पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर रिफ्यूजीज. फॉर दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू दिल्ली ड्यू टू पार्टीशन, इंडिपेंडेंस जो है इट ऑल्सो ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू लाइफ एंड रिहेबिलिटेशन. इसके वजह से एक नया सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है वो स्टेब्लिश किया गया था. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ लिमिटेड बेनिफिट्स. तो सम पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन फेल्ट कि ओनली पॉलिटिकल पावर है वही बदली है, वाइल देयर इकोनॉमिक और जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है. कंसिक्वेंटली फॉर देम जो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस है इट रिमेन्ड इनकम्प्लीट. नाउ सेकेंड इज डाइवर्स मीनिंग ऑफ पार्टीशन. पहले हमने इंडिपेंडेंस का पढ़ लिया, अब हम पार्टीशन का पढ़ेंगे. तो वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड फियर. तो पार्टीशन के टाइम पे हो क्या रहा था? बेसिकली कम्युनल वायलेंस इरप्ट हुए थे बहुत सारे रीजन में, जैसे कि दिल्ली. देन ड्यूरिंग पार्टीशन फॉर द पीपल, पार्टीशन केम टू सिग्निफाई फियर एंड इनसिक्योरिटी एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, बहुत सारे लोग सेपरेट हो गए थे अपनी खुद की फैमिली से. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन. तो मिलियंस वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स. लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज जो थे वो दिल्ली में अराइव किए थे और बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज जो थी दे वर कंपेल्ड टू लीव द सिटी. देन ब्रेकडाउन ऑफ सोशल टाइज. तो ये जो पार्टीशन है इट सिवियर्ड लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल बॉन्ड्स. जो डिस्ट्रेस और टेंशन है इट ऑल्सो एस्केलेटेड बिटवीन द नेबरिंग कम्युनिटीज़. देन कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो दिल्ली है इट अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज मतलब बहुत बड़ा चेंज इन इट्स डेमोग्राफिक एंड कल्चरल कॉम्पोजिशन. एक न्यू रिफ्यूजी कम्युनिटी जो थी दे इन्फ्लुएंस द सिटी की लैंग्वेज, ट्रेड एंड लाइफस्टाइल. नाउ मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा. तो जो पार्टीशन था इट वाज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल इवेंट, इट ऑल्सो कॉज्ड डीप मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा. मेमोरीज जो थी इसकी इट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑन दिल्ली.
तो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिफ्यूजी सेटलमेंट्स। तो द अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन दिल्ली, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज एंड सेटलमेंट्स, जिसके वजह से जो सिटी की जोग्राफिकल लेआउट है वो ऑल्टर हुई। देन चेंजेस इन रिलीजियस डेमोग्राफिक्स। तो a major shift occurred in Delhi's religious composition following the partition. A portion of the Muslim population migrated to Pakistan, और जो हिंदू और सिख रिफ्यूजीज थे दे अराइव्ड फ्रॉम पंजाब। नेक्स्ट इज चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो न्यू रिफ्यूजीज थे दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसकी वजह से दिस ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ दिल्लीज इकोनॉमी एंड मार्केट्स। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो जो गवर्नमेंट है इट फेस्ड द इमेंस चैलेंज ऑफ रिहेबिलिटेटिंग, सिक्योरिंग एंड हाउसिंग द रिफ्यूजीज। दिस प्लेस्ड अ स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। So historical significance includes independence and partition established Delhi as a key center for the political and social transformation of modern India. जो impact था in these events का it is still visible in the city's collective memory and physical structure today. Now conclusion. So the meaning of independence and partition was not the same for everyone. While independence brought hope, so historical significance includes independence and partition established Delhi as a key center for the political and social transformation of modern India. जो impact था in these events का it is still visible in the city's collective memory and physical structure today. So now conclusion. In conclusion, the meaning of independence and partition was not the same for everyone. जैसे इंडिपेंडेंस, होप, नेशनल प्राइड और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया था, ऑन दी अदर हैंड जो पार्टीशन हुआ था उसके वजह से वॉयलेंस, डिस्प्लेसमेंट, सोशल ट्रॉमा, एट्रोसिटीज़, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। देन द एक्सपीरियंसेस ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट वर पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एज द सिटी साइमल्टेनियसली विटनेस्ड बोथ सेलिब्रेशन और ट्रेजिडी, दोनों साथ साथ में ही फेस किया उन्होंने। देयरफॉर द इंडिपेंडेंस and partition are events in Indian history whose impact persisted for a long time at social, cultural and emotional levels. Now question 6. Rehabilitation colonies like Welcome came into existence as a result of violence and displacement of people from other parts of cities. आंसर है इसका रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज आर एरियाज जहाँ पे डिस्प्लेस्ड जो पीपल्स होते हैं बेसिकली दे रीसेटल या फिर वहाँ पे सेटल हुए थे जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी उसके बाद जितने भी लोग थे बेसिकली वो सारे एक जगह रीसेटल हुए थे, उसी को हम रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज कहते हैं। इन दिल्ली लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट अकर ड्यू टू पार्टीशन, कम्युनल वॉयलेंस, स्लम क्लियरेंस ड्राइव्स एंड अदर इन disruptive events. Rehabilitation colonies like Welcome Colony developed under these circumstances, और ये जो colonies थी they were not merely residential areas, rather they were the outcome थे ये social, economic and political changes का। तो अभी हमने residential area जो कि Welcome है उसके बारे में बात की है। Violence and displacement reorganized Delhi's urban landscape और एक नए social structure को rise दिया था। देन रीजन्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ की रीजन्स क्या थे? तो एक तो अभी हमने पढ़ा कि पार्टीशन और जो कम्युनल वॉयलेंस हो रहा था दिल्ली के अंदर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ 1947, जिसके अंदर बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे अपनी अपनी पोजीशन से, अपनी अपनी जगहों से जहाँ पे वो रहते थे। तो द गवर्नमेंट हैड टू एस्टेब्लिश रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़। नेक्स्ट इज अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज़। तो न्यू कॉलोनीज जो है वो डेवलप हुई थी टू रीसेटल रिफ्यूजीज अराइविंग फ्रॉम पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आ रहे थे उन्हें सेटल करने के लिए। देन सेटलमेंट्स लाइक वेलकम बिकेम न्यू रेजिडेंशियल हब्स फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज। नेक्स्ट स्लम क्लियरेंस ड्राइव्स जो होते थे, तो बहुत सारे स्लम्स जो थे वो डिमोलिश्ड हो गए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। सब्सिक्वेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टुक प्लेस, तो ये जो रेजिडेंट्स थे उनको रिहेबिलिटेट कर दिया था इन द सिटीज़ पेरिफेरियल एरियाज, यानी साइड के जो कॉर्नर एरियाज थे। देन अर्बन डेवलपमेंट एंड लैंड कंट्रोल,
तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने दे रीऑर्गेनाइज्ड ओल्डर एरियाज टू मॉडर्नाइज द सिटी। कंसिक्वेंटली अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी पुअर और लोअर क्लास पॉपुलेशंस थी इनको रिलोकेट कर दिया था फ्रॉम द सिटी सेंटर टू न्यू सेटलमेंट्स। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी दे ऑफन फेस डिस्प्लेसमेंट। रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज वर अ कंसिक्वेंस ऑफ दीज इनइक्वालिटीज एंड अर्बन क्राइसिस। नेक्स्ट इज वेलकम कॉलोनी एंड अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग। तो अब वेलकम कॉलोनी और उसके अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोशल स्ट्रक्चर। तो people from diverse regions and communities settled in areas like वेलकम कॉलोनी, इसके वजह से एक नए सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी की डेवलपमेंट हुई। देन चेंजेस इन अर्बन जोग्राफी। तो द डेवलपमेंट ऑफ रीसेटलमेंट कॉलोनीज एक्सपैंडेड दिल्लीज जोग्राफिकल फुटप्रिंट। क्यों? क्योंकि न्यू सेटलमेंट्स और मार्केट्स जो हैं दे इमर्ज्ड ऑन द सिटीज आउटस्कर्ट्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बेसिक एमेनिटीज। तो इनिशियली ये जो कॉलोनीज थी दे लैक्ड फैसिलिटीज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, causing residents to face numerous hardships. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो जो स्मॉल स्केल ट्रेड, मैनुअल लेबर और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इट इमर्ज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, within these resettlement colonies giving rise to a new form of local economy. Next is community cooperation and conflict. So while a sense of community cooperation developed in these colonies, conflict also arose due to resource scarcity and social tensions. तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी कॉपरेशन डेवलप हो ही रही थी इन कॉलोनीज के अंदर, तो उसके साथ साथ कुछ कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। क्यों? रिसोर्स स्कैर्सिटी के वजह से एंड सोशल टेंशंस के वजह से। नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द अर्बन लैंडस्केप थ्रू वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इज शिफ्ट्स इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट इट ऑल्टर्ड द सिटीज डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन। कैसे? न्यू कम्युनिटीज के अराइवल ने इट ब्रॉट आउट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। देन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या था? तो जो गवर्नमेंट है इट हैड टू मैनेज रीसेटलमेंट, लैंड एलोकेशन एंड द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज, क्रिएटिंग न्यू चैलेंजेस फॉर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज सोशल सेग्रीगेशन। तो जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज है दे वर ऑफन डेवलप्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम द सिटी मेन एरियाज लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक सेग्रीगेशन। तो जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज थे, ये सारी जो कॉलोनीज थी ये कहाँ पे बनती थी? बेसिकली जो डेवलप्ड एरियाज है उनसे हट के, तो आइसोलेशन में। ठीक है, तो इसके वजह से इन्हें इकोनॉमिक और सोशल सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट इज वाइडनिंग अर्बन इनइक्वालिटीज। तो जो रेजिडेंट्स हैं इन कॉलोनीज के दे हैड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसके वजह से इन्हें अर्बन इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ी थी। नेक्स्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो सेटलमेंट्स लाइक वेलकम कॉलोनी डिमॉन्स्ट्रेट कि जो वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट है दे आर नॉट मेरली सोशल इवेंट्स, दे फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज़। नेक्स्ट कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज है जैसे कि वेलकम, दे वर द आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग, पार्टीशन, कम्युनल कन्फ्लिक्ट और जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स है इट ट्रांसफॉर्म द सोशल एंड जोग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ दिल्ली। वाइल ये जो सेटलमेंट्स है दे प्रोवाइडेड अ न्यू लाइफ टू डिस्प्लेस्ड पीपल, दे ऑल्सो हाईलाइटेड अर्बन इनइक्वालिटीज़, इश्यूज रिगार्डिंग रिसोर्सेज, जो इन्हें सोशल और कल्चरल सेग्रीगेशन फेस करना था वो। देयरफॉर रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट्स जो थे दे सर्व एज अ सिग्निफिकेंट मीडियम फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न अर्बन हिस्ट्री एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो द फेस्टिवल नोन एज फूल वालों की सैर इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूचुअल हार्मनी and trust among Delhi's diverse communities. Discuss. So, Delhi has been the historical, cultural and political capital of India.
Here, people belonging to various religions, languages, and cultures came together to develop एक शेयर कल्चर ट्रेडिशन. फूलों की सैर जो है ये बेसिकली अ सिंबल ऑफ दिस कॉम्पोजिट कल्चर. जैसे गंगा जमुना तहजीब ऑफ दिल्ली, दिस फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, म्यूचुअल हार्मनी एंड कल्चरल कॉपरेशन. फर्दरमोर दिल्ली का जो कल्चरल लैंडस्केप है इट वॉज डीपली connected to national movement as cultural activities became a medium of fostering national consciousness and unity during the struggle for independence. तो फूल वालों की सैर बेसिकली एक सिंबल है ऑफ दिस कंपोजिट कल्चर गंगा जामनी तहजीब ऑफ दिल्ली. ये जो फेस्टिवल है ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का, म्यूचुअल हार्मनी का और कल्चरल कोऑपरेशन का. और जो दिल्ली का कल्चरल लैंडस्केप है ये हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उससे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थे यही दे ओनली बिकेम द मीडियम फॉर फोस्टरिंग नेशनल कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूल वालों की सैर. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस फेस्टिवल क्या है? तो फूल वालों की सैर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मुगल एरा. ये जो ट्रेडिशन है इट इज़ बिलीव्ड टू डेट बैक टू द रेन ऑफ अकबर शाह टू एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिल्लीज कल्चरल आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी है ये. तो जो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. द योग माया टेम्पल एंड द फ्लोरल शीट चादर is offered to the dargah, symbolizing religious unity. Next, shared cultural heritage. तो ये जो फेस्टिवल है ये एग्जाम्प्लीफाई करता है दिल्ली का जो शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशन है, गंगा जमनी तहजीब है. इट इनकॉर्पोरेट्स म्यूजिक, डांस एंड फोक ट्रेडिशंस. नाउ फोस्टरिंग सोशल ट्रस्ट. तो ये जो फूल वालों की सैर है इट स्ट्रेंथन्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज़ और कल्टिवेट करता है एक सेंस ऑफ सोशल हार्मनी एंड ब्रदरहुड. इसका कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है? तो आज भी हम देखते हैं ये जो फेस्टिवल है इट इज़ रिगार्डेड एज अ वाइटल सिंबल ऑफ दिल्लीज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस. इट कन्वेज अ मैसेज ऑफ कम्युनल यूनिटी. नेक्स्ट, दिल्लीज कल्चरल लैंडस्केप एंड द नेशनल मूवमेंट. तो हब ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस फर्स्ट. तो दिल्ली जो है इट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. द गैदरिंग्स, मूवमेंट एंड कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड हेयर ये स्ट्रेंथन करती थी नेशनल कॉन्शियसनेस को. ठीक है, तो जो भी इधर फेस्टिवल्स होते थे, गैदरिंग होती थी, प्रोग्राम्स होते थे, वो सारी चीज़ें स्ट्रेंथन करते थे यानी बढ़ावा देते थे नेशनल कॉन्शियसनेस को. नेक्स्ट इज रोल ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. क्या था? तो जितने भी पोएट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट थे दिल्ली के अंदर ये दे प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल सपोर्ट टू द नेशनल मूवमेंट. द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड पेट्रियाटिज्म इज क्लियरली एविडेंट इन उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर. तो अब आइडियोलॉजिकल और कल्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बेसिकली पोम्स के थ्रू. कुछ पोम्स ऐसे पेट्रियाटिक पोम्स बना के, तो उससे लोग मोटिवेट होते थे. Next is religious and cultural unity. So during national movement, people from various religions and communities they united to oppose British rule. This fostered cultural unity. So now conclusion. In conclusion, the meaning of independence and partition was not the same for everyone. जैसे इंडिपेंडेंस होप, नेशनल प्राइड और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया था, ऑन दी अदर हैंड जो पार्टीशन हुआ था उसके वजह से वॉयलेंस, डिस्प्लेसमेंट, सोशल ट्रॉमा, एट्रॉसिटीज़ ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी. देन द एक्सपीरियंसेस ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट वर पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एज द सिटी साइमल्टेनियसली विटनेस्ड बोथ सेलिब्रेशन और ट्रेजिडी, दोनों साथ साथ में ही फेस किया उन्होंने. देयरफॉर द इंडिपेंडेंस and partition are events in Indian history whose impact persisted for a long time at social, cultural and emotional levels. Now question 6. Rehabilitation colonies like Welcome came into existence as a result of violence and displacement of people from other parts of cities.
आंसर है इसका रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज आर एरियाज जहाँ पे डिस्प्लेस्ड जो पीपल्स होते हैं बेसिकली दे रीसेटल या फिर वहाँ पे सेटल हुए थे जिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी उसके बाद जितने भी लोग थे बेसिकली वो सारे एक जगह रीसेटल हुए थे, उसी को हम रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज कहते हैं. In Delhi, large scale displacement occurred due to partition, communal violence, slum clearance drives, and other disruptive events. Rehabilitation colonies like Welcome Colony developed under these circumstances. और ये जो colonies थी, they were not merely residential areas, rather they were the outcome. Outcome थे ये social, economic and political चेंजेस का. तो अभी हमने रेजिडेंशियल एरिया जो कि वेलकम है उसके बारे में बात की है. वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रीऑर्गेनाइज्ड दिल्लीज अर्बन लैंडस्केप और एक नए सोशल स्ट्रक्चर को राइज दिया था. देन रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज की रीजंस क्या थे. तो एक तो अभी हमने पढ़ा कि पार्टीशन और जो कम्युनल वायलेंस हो रहा था दिल्ली के अंदर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ 1947 जिसके अंदर बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे अपनी अपनी पोजीशन से, अपनी अपनी जगहों से जहाँ पे वो रहते थे. तो द गवर्नमेंट हैड टू एस्टेब्लिश रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज. नेक्स्ट इज अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज. तो न्यू कॉलोनीज जो है वो डेवलप हुई थी टू रीसेटल रिफ्यूजीज अराइविंग फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आ रहे थे उन्हें सेटल करने के लिए. देन सेटलमेंट्स लाइक वेलकम बिकेम न्यू रेजिडेंशियल हब्स फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज. नेक्स्ट स्लम क्लियरेंस ड्राइव्स जो होते थे, तो बहुत सारे स्लम्स जो थे वो डिमोलिश्ड हो गए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. सब्सिक्वेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टुक प्लेस. तो ये जो रेजिडेंट्स थे उनको रिहेबिलिटेट कर दिया था इन द सिटीज पेरिफेरियल एरियाज यानी साइड के जो कॉर्नर एरियाज थे. देन अर्बन डेवलपमेंट एंड लैंड कंट्रोल. तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने दे रीऑर्गेनाइज्ड ओल्डर एरियाज टू मॉडर्नाइज द सिटी. कंसिक्वेंटली अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी पुअर और लोअर क्लास पॉपुलेशंस थी इनको रिलोकेट कर दिया था फ्रॉम द सिटी सेंटर टू न्यू सेटलमेंट्स. नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. तो जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी दे ऑफन फेस डिस्प्लेसमेंट. रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज वर अ कंसिक्वेंस ऑफ दीज इनइक्वालिटीज एंड अर्बन क्राइसिस. नेक्स्ट इज वेलकम कॉलोनी एंड अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग. तो अब वेलकम कॉलोनी और उसके अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोशल स्ट्रक्चर. तो पीपल फ्रॉम डाइवर्स रीजन्स एंड कम्युनिटीज सेटल्ड इन एरियाज लाइक वेलकम कॉलोनी. इसके वजह से एक नए सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी की डेवलपमेंट हुई. देन चेंजेस इन अर्बन जोग्राफी. तो द डेवलपमेंट ऑफ रीसेटलमेंट कॉलोनीज एक्सपैंडेड दिल्लीज जोग्राफिकल फुटप्रिंट. क्यों? क्योंकि न्यू सेटलमेंट्स और मार्केट्स जो हैं दे इमर्ज्ड ऑन द सिटीज आउटस्कर्ट्स. नेक्स्ट इज लैक ऑफ बेसिक एमेनिटीज. तो इनिशियली ये जो कॉलोनीज थी दे लैक्ड फैसिलिटीज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, कॉजिंग रेजिडेंट्स टू फेस न्यूमरस हार्डशिप्स. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी. तो जो स्मॉल स्केल ट्रेड, मैनुअल लेबर और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इट इमर्ज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, within these resettlement colonies giving rise to a new form of local economy. Next is community cooperation and conflict. So while a sense of community cooperation developed in these colonies, conflict also arose due to resource scarcity and social tensions. तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी कॉपरेशन डेवलप हो ही रही थी इन कॉलोनीज के अंदर, तो उसके साथ साथ कुछ कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे. क्यों? रिसोर्स स्कैर्सिटी के वजह से एंड सोशल टेंशन्स की वजह से. नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द अर्बन लैंडस्केप थ्रू वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट इज शिफ्ट्स इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. तो वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट इट ऑल्टर्ड द सिटीज डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन. कैसे? न्यू कम्युनिटीज के अराइवल ने इट ब्रॉट आउट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. देन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या था? तो जो गवर्नमेंट है इट हैड टू मैनेज रीसेटलमेंट, लैंड एलोकेशन एंड द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज, क्रिएटिंग न्यू चैलेंजेस फॉर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज सोशल सेग्रीगेशन.
तो जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज है दे वर ऑफन डेवलप्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम द सिटी मेन एरियाज लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक सेग्रीगेशन। तो जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज थे, ये सारी जो कॉलोनीज थी ये कहाँ पे बनती थी? बेसिकली जो डेवलप्ड एरियाज है उनसे हट के, तो आइसोलेशन में, ठीक है। तो इसके वजह से इन्हें इकोनॉमिक और सोशल सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट इज वाइडनिंग अर्बन इनइक्वालिटीज। तो जो रेजिडेंट्स हैं इन कॉलोनीज के, दे हैड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसके वजह से इन्हें अर्बन इनइक्वालिटीज फेस करनी पड़ी थी। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो सेटलमेंट्स लाइक वेलकम कॉलोनी डिमॉन्स्ट्रेट कि जो वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट है दे आर नॉट मेरली सोशल इवेंट्स, दे फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज। नेक्स्ट, कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज है जैसे कि वेलकम, दे वर द आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड अर्बन रीस्ट्रक्चरिंग। पार्टीशन, कम्युनल कन्फ्लिक्ट और जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स है, इट ट्रांसफॉर्म द सोशल एंड जोग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ दिल्ली। वाइल ये जो सेटलमेंट्स है दे प्रोवाइडेड अ न्यू लाइफ टू डिस्प्लेस्ड पीपल, दे ऑल्सो हाईलाइटेड अर्बन इनइक्वालिटीज, इश्यूज रिगार्डिंग रिसोर्सेज, जो इन्हें सोशल और कल्चरल सेग्रीगेशन फेस करना था वो। Therefore, rehabilitation settlements जो थे, they serve as a significant medium for understanding modern urban history and social change. Next, question number 7. So, the festival known as फूल वालों की सैर is an annual celebration of mutual harmony and trust among Delhi's diverse communities. Discuss. So, Delhi has been the historical, cultural and political capital of India. Here, people belonging to various religions, languages and cultures came together to develop एक shared culture tradition. फूलों की सैर जो है ये बेसिकली अ सिंबल ऑफ दिस कॉम्पोजिट कल्चर, जैसे गंगा जमुना तहजीब ऑफ दिल्ली. दिस फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, mutual harmony and cultural cooperation. Furthermore, Delhi का जो cultural landscape है, it was deeply connected to national movement as cultural activities became a medium of fostering national consciousness and unity during the struggle for independence. तो फूल वालों की सैर बेसिकली एक सिंबल है ऑफ दिस composite culture गंगा जामनी तहजीब ऑफ दिल्ली. ये जो फेस्टिवल है ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का, म्यूचुअल हार्मनी का और कल्चरल कोऑपरेशन का. और जो दिल्ली का कल्चरल लैंडस्केप है ये हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उससे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थे यही दे ओनली बिकेम द मीडियम फॉर फोस्टरिंग नेशनल कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूल वालों की सैर. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस फेस्टिवल क्या है? तो फूल वालों की सैर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मुगल एरा. ये जो ट्रेडिशन है इट इज़ बिलीव्ड टू डेट बैक टू द रेन ऑफ अकबर शाह टू एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिल्लीज कल्चरल आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी है ये. तो जो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. द योग माया टेम्पल एंड द फ्लोरल शीट चादर इज ऑफर्ड टू द दरगाह सिंबलाइजिंग रिलीजियस यूनिटी. नेक्स्ट, शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज. तो ये जो फेस्टिवल है ये एग्जाम्प्लीफाई करता है दिल्ली का जो शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशन है, गंगा जमनी तहजीब है. इट इनकॉर्पोरेट्स म्यूजिक, डांस एंड फोक ट्रेडिशंस. नाउ फोस्टरिंग सोशल ट्रस्ट. तो ये जो फूल वालों की सैर है इट स्ट्रेंथन्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज और कल्टिवेट करता है एक सेंस ऑफ सोशल हार्मनी एंड ब्रदरहुड. इसका कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है? तो आज भी हम देखते हैं ये जो फेस्टिवल है it is regarded as a vital symbol of Delhi's cultural diversity and religious tolerance. It conveys a message of communal unity. Next, Delhi's cultural landscape and the national movement. तो hub of national consciousness first.
तो दिल्ली जो है इट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, द गैदरिंग्स मूवमेंट एंड कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड हेयर। ये स्ट्रेंथन करती थी नेशनल कॉन्शियसनेस को, ठीक है। तो जो भी इधर फेस्टिवल्स होते थे, गैदरिंग होती थी, प्रोग्राम्स होते थे, वो सारी चीज़ें स्ट्रेंथन करते थे, यानी बढ़ावा देते थे नेशनल कॉन्शियसनेस को। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट क्या था? तो जितने भी पोएट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट थे दिल्ली के अंदर, ये दे प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल सपोर्ट टू द नेशनल मूवमेंट। द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड पेट्रियाटिज्म इज क्लियरली एविडेंट इन उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर। तो अब आइडियोलॉजिकल और कल्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बेसिकली पोम्स के थ्रू, कुछ पोम्स ऐसे पेट्रियाटिक पोम्स बना के, तो उससे लोग मोटिवेट होते थे। Next is religious and cultural unity. So during the national movement, people from various religions and communities united to oppose British rule. This fostered cultural unity. So now public celebrations and gatherings, तो fairs, festivals और जो public events होते थे दिल्ली के अंदर, ये बेसिकली सर्व करते थे टू यूनाइट द पीपल। और ये जो इवेंट्स होते थे, इट बिकेम मीडियम्स फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसके वजह से लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती थी। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस। तो जो म्यूजिक, थिएटर, फोक ट्रेडिशंस, दे वर यूटिलाइज टू अपोज colonial रूल एंड एक्सप्रेस नेशनल सेंटिमेंट। दिस लिंक्ड द कल्चरल मूवमेंट विद द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो भी म्यूजिक, थिएटर, फोक ट्रेडिशंस और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, ये सारे बेसिकली हेल्प करते थे कॉलोनियल रूल को एक्सप्रेस करने में और नेशनल सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये सारे जो कल्चरल मूवमेंट है, दे बेसिकली हेल्प्ड टू get independence from the colonial rule. Then critical analysis. So now strength of shared culture. Delhi का जो cultural tradition है, it strengthened social and religious unity. This garnered widespread public support for national movement. तो दिल्ली के जो कल्चरल ट्रेडिशन है, इसने सोशल और रिलीजियस यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथन कर दी थी, जिसके वजह से एक वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट जो है वो मिल रहा था नेशनल मूवमेंट के लिए। देन चैलेंजेस ऑफ कम्युनल टेंशन। ऑल्दो शेयर्ड कल्चर वॉज स्ट्रॉन्ग इन दिल्ली, बट जो कम्युनल टेंशंस थे और डिवाइसिव पॉलिटिक्स थी, इसके वजह से हार्मनी को चैलेंज प्रोन करते थे ये। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल इवेंट्स। फेस्टिवल्स लाइक फूल वालों की सैर वर नॉट मेरली रिलीजियस इवेंट्स, बल्कि ये एक सिंबल भी थे ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिटी। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न दिल्ली। तो आज भी अगर देखा जाए, द लेगेसी ऑफ शेयर्ड ट्रेडिशन एंड द नेशनल मूवमेंट, इट इज़ क्लियरली विजिबल इन दिल्लीज कल्चरल आइडेंटिटी। नेक्स्ट, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो दिल्ली का जो कल्चरल लैंडस्केप है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दर्शाता है दैट कल्चर एंड पॉलिटिक्स आर डीपली इंटरवाइंड और दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग सोशल यूनिटी। कंक्लूजन. So in conclusion, फूल वालों की सैर stands as a significant symbol of Delhi's shared culture, heritage, religious tolerance and social harmony. ये जो फेस्टिवल है, it strengthen trust and brotherhood among diverse communities. इसके वजह से जो दिल्ली का कल्चरल लैंडस्केप है, it remained deeply connected to the national movement, जहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, it served as vital mediums for national consciousness and the struggle for independence. Thus जो दिल्ली का कल्चर है, it is a vibrant expression of Indian unity and pluralism. तो ये सारा बेसिकली आप कंक्लूजन लिखेंगे एक बैलेंस व्यू बनाते हुए प्रॉपरली। फूल वालों की सैर बेसिकली क्या था, एक कल्चरल फेस्टिवल था या फिर और भी इसकी कोई सिग्निफिकेंस थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन एक्सपेंशन ऑन द रूरल एरिया ऑफ मेहरौली। तो हमें इम्पैक्ट बेसिकली एनालाइज करना है क्या था ऑफ अर्बन एक्सपेंशन इन द रूरल एरिया ऑफ मेहरौली। So Delhi's urban development was not limited to buildings, markets and roads. It is also profoundly influenced the surrounding rural areas and traditional social structures. तो मेहरौली
Once a rural and historic area, gradually became part of Delhi's urban sprawl. Similarly, Shahjahanabad was not merely a city of Havelis, kochas, and markets, it was also a vital hub of social, cultural, religious and political life. तो जो अर्बनाइजेशन और अर्बन एक्सपेंशन हुआ था दिल्ली के अंदर, इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आए थे कैरेक्टर में, इकोनॉमी में और कल्चरल आइडेंटिटी में इन सारे एरियाज़ की. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ अर्बन एक्सपेंशन ऑन द रूरल एरिया ऑफ मेहरौली. क्या इम्पैक्ट था इसका? तो पहले तो अर्बन यूज़ ऑफ रूरल लैंड. तो विद द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली, जो मेहरौली का एग्रीकल्चरल लैंड है, इसको रेजिडेंशियल कॉलोनीज, रोड्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया. और नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए. तो अर्बनाइजेशन लेड टू एन इन्फ्लक्स ऑफ एन आउटसाइड पॉपुलेशन इनटू मेहरौली. तो अर्बनाइजेशन के वजह से मेहरौली के जो नेटिव्स थे उनके अलावा भी जो पॉपुलेशन थी उसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स देखने को मिला. दिस बॉट अबाउट चेंजेस इन ट्रेडिशनल एंड रूरल कम्युनिटीज़ एंड सोशल रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो जैसे एग्रीकल्चर है, ये पहले एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी था. अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर है, इट सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड, जिसके वजह से इट ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ लोकल इकोनॉमी. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन कल्चरल आइडेंटिटी. तो जो अर्बन कल्चर था, इट इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड ट्रेडिशनल कल्चर को, रूरल लाइफस्टाइल को ऑफ मेहरौली. और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन है, ये सारे इसके वजह से डिक्लाइन होने लग गए थे. नेक्स्ट इज इन्वामेंटल चैलेंजेस. तो जो रैपिड अर्बन डेवलपमेंट हो रहा था, इसके वजह से ग्रीन स्पेसेस में रिडक्शन देखने के लिए मिला और प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन एंड वाटर स्कैरसिटी, इन सब की प्रॉब्लम्स में इंक्रीज देखने को मिला. नेक्स्ट इज द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ शाहजहानाबाद. तो रोल एज अ कल्चरल हब. तो जो शाहजहानाबाद है, इट वॉज नॉट मेरली अ सिटी ऑफ मार्केट्स एंड हवेलीज, बल्कि इट वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट और एडुकेशन का. देन रिलीजियस एंड सोशल डाइवर्सिटी. पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ रिजाइडेड इन शाहजहानाबाद. टेम्पल्स, मॉस्क, दरगाहs एंड मार्केट्स, ये सारे इसके प्लूरलिस्टिक कल्चर को दिखाती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करती है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. क्या है? तो ड्यूरिंग द मुगल एरा, शाहजहानाबाद सर्व्ड एज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर. जो रेड फोर्ट है यहाँ पे लोकेटेड, इट वाज अ प्राइमरी सिंबल ऑफ इम्पेरियल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज सोशल लाइफ एंड पब्लिक स्पेसेस. तो जो लेन, स्क्वायर्स और मार्केट्स है, दे वर नॉट मेरली कमर्शियल हब्स, बल्कि ये सेंटर थे सोशल इंटरैक्शन का और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी. देन शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज. तो जो गंगा जमुनी तहजीब थी, एक सिंक्रेटिक कल्चर, इट इवॉल्व इन द शाहजहानाबाद. इट स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम कल्चरल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया उसने. Then next is critical analysis of urbanization and historical areas. First is pressure on historical heritage. तो रैपिड अर्बन एक्सपेंशन के वजह से इट इम्पैक्टेड हेरिटेज ऑफ हिस्टोरिकल एरियाज लाइक मेहरौली एंड शाहजहानाबाद. बहुत सारी जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी एंड कल्चरल साइट्स थी, इट फेल इनटू नेग्लेक्ट. नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. तो अर्बनाइजेशन के वजह से इट लेड टू एन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़. जहाँ पे जो कुछ एरियाज थे, इट विटनेस्ड सम मॉडर्न डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ एंड फेस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड वेरियस चैलेंजेस. नेक्स्ट इज कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो न्यू अर्बन कल्चर है एंड कंज्यूमरिज्म, इट इन्फ्लुएंस्ड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स एंड कम्युनिटी टाइज, लीडिंग टू शिफ्ट्स इन कल्चरल आइडेंटिटी. देन कन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन. एक कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था इन बिटवीन मॉडर्न डेवलपमेंट एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज इज क्लियरली एविडेंट इन मेहरौली एंड शाहजहानाबाद. नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस. क्या है इसका? तो आज भी देखा जा सकता है कि ये जो एरियाज़ है, दे रिमेन वाइटल टू दिल्लीज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी.
द नीड फॉर देयर प्रिजर्वेशन एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट अभी भी परसिस्ट करते हैं। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो मेहरौली देहात एंड शाहजहानाबाद दे सर्व एज अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ दिल्लीज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। यहाँ का जो अर्बन एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन हुआ था, इट बॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन देयर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक। और क्या क्या चेंजेस थे कि अर्बनाइजेशन के वजह से, वो हमने अभी ऊपर रेड किए थे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें एक इन्फ्लक्स देखने के लिए मिला था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन एंड देन वाटर स्कैसिटी, कंजेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और उसके वजह से जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसको और कम्युनिटी लाइफ को भी बहुत अफेक्ट पड़ा था। देयरफॉर जो प्रिजर्वेशन और बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ दिस हिस्टोरिकल एरियाज आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। Next question is, briefly discuss the nature of educational and literary activities in Delhi during the first half of the 19th century. So before starting with the answer of this question, I would like to give you the giveaway question of yours. So your first giveaway question is, what was the impact of revolt of 1857? You have to mention only 3 impact. And next question is, how colonial town planning led to racial segregation? So your first giveaway question is, what was the impact of revolt of 1857? You have to mention any 3 impact of this revolt. And second is, how colonial town planning led to racial segregation. So now let's start with its answer. तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, दिल्ली जो था, इट वॉज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल हब बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एजुकेशन, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. Despite the decline of the Mughal court, a rich tradition of scholars, poets and teachers persisted in this city. Urdu language and literature in particular witnessed a remarkable growth during this period. Madrasas, maktabs and literary gatherings kept Delhi's cultural life vibrant. और जो पर्शियन, अरेबिक और जो उर्दू लैंग्वेजेस थी, दे हेल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस विद इन दिल्लीज इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन. नाउ की फीचर्स ऑफ दिल्लीज एजुकेशनल लाइफ. तो पहला फीचर क्या था? मदरसा एंड मकताब एजुकेशन. तो जो मदरसास थे और मकताब्स थे, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली. Alongside religious instruction, subjects such as Persian, Arabic, history and philosophy, they were also taught. Next, importance of Persian language. तो जो Persian थी, it was the primary language of administration and higher education. और Persian literature और scholarship commanded great respect among scholars and the nobility. Next is tradition of scholars and teachers. तो बहुत सारे renowned scholars हैं and teachers हैं, they were active in Delhi. They carried forward the tradition of knowledge through teaching and intellectual discourse. Next is role of royal patronage. तो जो मुगल कोर्ट है and the nobility, they extended patronage to educational and literary activities and encouraged scholars and poets. ठीक है, तो जो मुगल कोर्ट है और जो नोबिलिटी थे, इन्होंने एक्सटेंड किया था किसको? पेट्रोनेज को, टू एजुकेशनल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, और इनकरेज करते थे स्कॉलर्स एंड पोइट्स को. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन. क्या थी? ऑल्दो द एजुकेशन इन्वायरमेंट वॉज रिच, इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द अपर क्लासेस, और देर वॉज अ नोटिसेबल एब्सेंस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी ये कि जो एजुकेशन बेसिकली ग्रांट होती भी थी, तो वो भी सिर्फ अपर क्लासेस के लिए, और यहाँ पे एक एब्सेंस देखने के लिए मिला था मॉडर्न साइंस का और टेक्निकल एजुकेशन का. नेक्स्ट इज दिल्ली का लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ. क्या था? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेरी गैदरिंग्स. तो दिल्ली बोस्टेड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ मुशायरास, यानी पोएटिक सिम्पोजियम्स and literary gatherings. These events served as a key forums for dialogue among poets and intellectuals. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लिटरेचर. उर्दू लिटरेचर जो थी, दे मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स ड्यूरिंग द 19th century. उर्दू पोएट्री, प्रोज, दे स्ट्रेंथेंड, यानी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था कल्चरल आइडेंटिटी को दिल्ली की.
Then contribution of prominent poets such as Mirza Ghalib, Sheikh Ibrahim Zog and Momin Khan. Momin elevated उर्दू लिटरेचर टू न्यू हाइट्स. तो उन्होंने उर्दू लिटरेचर को एक नई पहचान और नई हाइट्स पे पहुंचाया था. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिबेट्स एंड डिस्कशन. तो जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे concerning religion, society, politics and culture took place in Delhi. ये भी जो है सिटी की जो इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर है उसको एक्सट्रीमली रिच रखता था. देन इन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जामुनी तहजीब. तो दिल्ली की जो लिटरेरी लाइफ है इट एग्जाम्प्लीफाइड इंडो मुस्लिम कल्चरल सिंथेसिस. अ रिफ्लेक्शन ऑफ शेयर्ड कल्चर ट्रेडिशंस इज क्लियरली विजिबल इन उर्दू लिटरेचर. देन डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड द स्कॉलरली ट्रेडिशन. तो स्प्रेड ऑफ उर्दू लैंग्वेज. तो उर्दू जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इट बिकेम द प्रिंसिपल लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ दिल्ली और इट गेन पॉपुलैरिटी अमंग बोथ द कॉमन पीपल एंड द इलाइट क्लास. तो उर्दू देखो धीरे धीरे क्या बन गया था, एक प्रिंसिपल लैंग्वेज बन गया था दिल्ली की और इसने पॉपुलैरिटी भी गेन की थी फ्रॉम द बोथ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट इज कॉमन पीपल एंड द इलाइट क्लास. नेक्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ पोएट्री एंड गज़ल. तो गज़ल जो है वो बेसिकली बहुत पॉपुलर जेनर था उर्दू लिटरेचर का. लव, फिलॉसफी एंड सोशल लाइफ वर इट्स प्राइमरी थीम्स. गज़ल तो आज भी सबको ही पसंद है. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फ्रॉम पर्शियन टू उर्दू. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो इन्फ्लुएंस था उर्दू का इट बिगैन टू राइज सुपरसीडिंग दैट ऑफ पर्शियन. This gave Urdu a new literary identity. Next is patronage of scholars. तो जो मुगल कोर्ट था और लोकल एलाइट थे दे एक्सटेंडेड पेट्रोनेज टू पोएट्स एंड स्कॉलर्स. इसके वजह से इट इंश्योर्ड द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज़. देन ऑनसेट ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. जैसे ही ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था एडुकेशन पे, लिटरेचर पे, इट बिगैन टू ग्रो ग्रेजुअली जिसके वजह से बहुत सारे ट्रेडिशनल और स्कॉलरली कल्चर का ट्रांजिशन देखने को मिला. नेक्स्ट कंक्लूजन. सो इन कंक्लूजन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, दिल्ली जो था इट वाज अ मेजर सेंटर फॉर एडुकेशन. लेटर वाज अ सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़. और जो ट्रेडिशन था मदरसास का, मुशायरास का एंड स्कॉलर्स का, दे एनरिच्ड सिटीज़ कल्चरल लाइफ. और जो डेवलपमेंट हुई थी उर्दू लिटरेचर की इन पर्टिकुलर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस एरा. ऑल्दो चेंजेस बिगैन टू अकर ड्यू टू कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल डिक्लाइन. दिल्ली का जो इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी हेरिटेज है इट कंटिन्यूज टू होल्ड अ वाइटल प्लेस इन इंडियन कल्चरल हिस्ट्री. नेक्स्ट इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास्टर रामचंद्र, एंड थर्ड Punjabi refugees and the making of Delhi. First is establishment of Delhi University. तो द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बेसिकली कैसे स्टेब्लिश हुई थी. तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है एक बहुत वन ऑफ द इंडियाज़ प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और ये 1922 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में स्टेब्लिश किया गया था इसको. और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो यही था, इट वॉज टू ऑर्गेनाइज एंड डेवलप हायर एजुकेशन इन दिल्ली. धीरे धीरे ये भी इवॉल्व होता गया इनटू मेजर सेंटर फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ इन इंडिया. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था एस्टेब्लिशमेंट का. तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू एक्सपैंड हायर एजुकेशन एंड प्रमोट मॉडर्न नॉलेज और एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली. अर्ली कॉलेजेस कौन कौन से थे. तो एट दैट time of its inception it compromised prominent institutions such as St. Stephen's College, Hindu College, Ramjas College. ये जो कॉलेजेस थे बेसिकली उनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. तो जो यूनिवर्सिटी है प्रमोटेड द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस जिसके वजह से एक न्यू इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हुआ. नेक्स्ट इज कनेक्शन विद द नेशनल मूवमेंट. स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये लोग भी फ्रीडम मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे और ये जो यूनिवर्सिटी थी इट बिकेम अ हब
फॉर नेशनल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब इसका कंटेम्प्रेरी क्या सिग्निफिकेंस क्या है, तो आज भी हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ काउंटेड अमंग द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, और ये एक वाइटल सेंटर है एजुकेशन, रिसर्च और कल्चरल एक्टिविटीज़ का। कंक्लूजन में जो स्टेब्लिशमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंटायर एजुकेशन सिस्टम को, एज इट इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और एक पाइवटल रोल प्ले किया था इन फोस्टरिंग एजुकेशन, नेशनल कॉन्शियसनेस और सोशल चेंज विद इन इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट इज मास्टर रामचंद्र। तो मास्टर रामचंद्र जो थे, ही वॉज अ रीनोड मैथमेटिशियन, टीचर एंड स्कॉलर ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये दिल्ली कॉलेज से एसोसिएटेड थे और बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने में। देन अब इनके फीचर्स पढ़ेंगे, तो एसोसिएशन विद दिल्ली कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका एसोसिएशन क्या था दिल्ली कॉलेज से, कि एक मैथमेटिक्स के टीचर थे दिल्ली कॉलेज। देन प्रमोशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, इन्होंने एक बहुत पाइवटल रोल प्ले किया था इन पॉपुलराइजिंग एजुकेशन इन मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंसेस, और इनके जो एफर्ट्स हैं इन्होंने एक बूस्ट दिया था न्यू एजुकेशन को। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो मास्टर रामचंद्र जो हैं, he was influenced by Western education and modern knowledge. He emphasized the importance of teaching modern subjects to Indian students. Next is social and intellectual contribution. So he promoted not only education but also social reform and intellectual awareness. He was a proponent of modern technology. अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था, तो जो मास्टर रामचंद्र थे, ही वॉज अमंग द स्कॉलर्स who acted as a bridge between traditional and modern education, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। नेक्स्ट कंक्लूजन में यही आप लिखेंगे ओवरऑल सम अप करके कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और एक बहुत रिनोड मैथमेटिशियन थे ऑफ दिल्ली कॉलेज, और मॉडर्न एजुकेशन को बेसिकली ही पेव्ड अ न्यू वे। नेक्स्ट, पंजाबी रिफ्यूजीज एंड द मेकिंग ऑफ दिल्ली। तो फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ 1947, अ लार्ज नंबर ऑफ पंजाबी रिफ्यूजीज जो थे वो दिल्ली में आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। ये जो रिफ्यूजीज थे, दे वर प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ द सिटी। इन्होंने नए मार्केट्स को डेवलप किया, रेजिडेंशियल कॉलोनीज को, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जिसके वजह से एक मॉडर्न दिल्ली की शेपनिंग हुई। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ था, गवर्नमेंट ने न्यू कॉलोनीज बनाई थी टू रिहेबिलिटेट पंजाबी रिफ्यूजीज। सेटलमेंट सच एज लाजपत नगर, राजेंद्र नगर और पटेल नगर जो थे, दे वर द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो जो पंजाबी रिफ्यूजीज थे, दे फोस्टर्ड ट्रेड, इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस. This gave fresh momentum to Delhi's economy. Next is cultural impact. तो पंजाबी कम्युनिटी जो थी, इन्होंने दिल्ली की लैंग्वेज, क्विजीन, म्यूज़िक और सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, जिसके वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी जो है दिल्ली की वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हुई। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू अर्बन एक्सपेंशन। तो दिल्ली का जो जोग्राफिकल एरिया है, बेसिकली इट एक्सपैंडेड ड्यू टू द ग्रोइंग रिफ्यूजी पॉपुलेशन, new colonies and markets developed rapidly. Next is an example of struggle and reconstruction. तो जो पंजाबी refugees थे, they built new lives despite facing adverse circumstances. इन्होंने बहुत मतलब हार्मफुल सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ वगैरह फेस की थी, फिर भी इन्होंने अपने लिए एक नई लाइफ बिल्ट की, and their struggle and hard work from a significant part of the story of modern Delhi's development. नेक्स्ट कंक्लूजन। तो पंजाबी रिफ्यूजीज जो थे, इन्होंने एक बहुत पाइवटल रोल प्ले किया था इन द रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली फॉलोइंग द पार्टीशन, और इन्होंने सिटी को एक नई आइडेंटिटी दी थी इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली, एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न दिल्ली। सो एंड करने से पहले मैं आपको आपका थर्ड गिव अवे का क्वेश्चन देना चाहूँगी, विच इज़ मेंशन एनी 2 फीचर्स
ऑफ एजुकेशनल एंड लिटरेरी लाइफ इन दिल्ली। तो 2 फीचर्स लिखने हैं आपको, एजुकेशनल और लिटरेरी लाइफ कैसी थी दिल्ली में उसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स यही थे आपके दिल्ली थ्रू दी एजेस के सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आई होप आपने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री है, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज़ करो और अपने नोट्स को सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के विनर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलती रहे एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DU/SOL के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart, and nail your exams. See you soon in the next video.